आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है। चैट बॉक्स में काइंडली आप कंफर्म करें आपके पास सारी चीज़ें ठीक हैं। स्टार्ट करें। अच्छा, सबसे पहले तो आज की ओरिएंटेशन के चंद पर्पसेस हैं, उसको हम अचीव करेंगे। और चूँकि हमारे पास ऑब्वियसली हमेशा टाइम कम ही होता है, जब भी इस किस्म के टेस्ट आते हैं तो वो बड़ा वोलेटाइल होता है कि जी कितना टाइम है। तो टाइम डिपेंड कर रहा होता है कि किसने टेस्ट लेना है। अगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है तो हमारे पास ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड होगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है फिर भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। अभी मेरे एक स्टूडेंट है जो कह रहा है मैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हूँ, उसने एक सवाल पूछा है, उसको भी मैं आंसर करूँगा। तो जब इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का लास्ट एफपीएससी ने टेस्ट लिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत बड़ी नंबर थी मेरे स्टूडेंट्स की जो पास हो गई थी। आए दिन स्टूडेंट्स जो वो पूरे मुल्क से थे, तो लास्ट टाइम जब हमने काउंट किए थे इट वाज मोर देन 40 जो इस वक्त दे आर सर्विंग एज इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। और इसमें अभी आप अगर क्लास में हैं तो अपना नाम बता दीजिएगा, कहाँ से हैं और मतलब किस सिटी में पोस्टेड हैं आप। जिसने अभी किया था नाम भी बता दो। और उसमें आल पाकिस्तान नंबर 3 भी जो था वो हमारा स्टूडेंट था। अब ये जो किस किस्म के सेशंस हैं ये हमने क्यों रखे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी फैसल सीटीओ में है, फैसल सीटीओ कराची में पोस्टेड है। हाँ फैसल, तो आपका फैसल मैंने सवाल देख लिया, मैं आंसर करूँगा, ठीक है। मैं थोड़ी सी ओरिएंटेशन ओवरऑल जनरल दे दूँ, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ूँगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो इस किस्म के टेस्ट प्रेपरेशन है अच्छा फैसल, तो जो इस किस्म के टेस्ट प्रेपरेशंस हैं यूज़फुल है कि नहीं है, कितने यूज़फुल हैं, क्योंकि ये बहुत कम लोग कराते हैं। इसको किस तरीके से किया जाता है, और मैंने जो ये एसटीटी सॉल्यूशंस ये कॉलेज है इसके प्लेटफॉर्म पे भी इसको स्टार्ट किया, तो उसकी क्या वजह है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये टेस्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसमें क्यों जाना पड़ा, टेस्ट प्रिपरेशन का क्या फ़ायदा हुआ है अब तक, प्रीवियसली बच्चों को क्या फ़ायदा हुआ है वो अपनी जगह, बट इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखें, सबसे पहले तो जो टेस्ट प्रिपरेशंस हैं उसके लिए चंद चीज़ें हैं कि इसका फ़ायदा कब होगा कब नहीं होगा वो भी एक्सप्लेन करूँगा, मगर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि ज़्यादातर आपने जो ग्रेजुएशन किया होता है तो आप ग्रेजुएशन के बाद जो इस किस्म के टेस्ट में आते हैं वो कोई ना कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसा है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सीएसएस के लिए, कुछ पीसीएस के लिए, या कुछ सिंगल वन पेपर के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो एक तो आप ऑलरेडी कोई एक एम लेके तैयारी कर रहे होते हैं, वन एम होगा जिसके लिए आप टाइम लगा रहे होंगे, और वो बिल्कुल डिफरेंट स्टडीज़ होती हैं। जैसे मैंने खुद जब सीएसएस किया था, मेरा ताल्लुक़ 31st कॉमन से है और मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट सीएसएस मैंने पास किया था। तो सीएसएस के दौरान ही मैंने सिर्फ एक पेपर दिया था बस। आई नेवर अपीयर्ड फॉर सीएसएस अगेन, फर्स्ट यंगेस्ट इन माय बैच था। उसके बाद मैंने कभी सीएसएस में, मैं इनलैंड रेवेन्यू से मेरा बिहार से ताल्लुक़ है, तो शायद 21 ईयर और प्लस कुछ महीने था कि मैंने अपीयर हुआ था। फर्स्ट अटैम्प्ट वेरी अर्ली, फर्स्ट अटैम्प्ट पास हो गया, नेवर री अपीयर्ड बिकॉज कि मैं अपने सर्विस ग्रुप से सेटिस्फाइड था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सेटिस्फाइड हूँ। तो उस दौरान एक ही मैंने पेपर दिया था और वो था मुख्तियार कार का। तो मुख्तियार कार का जो एक टेस्ट आया था, 16 ग्रेड की जॉब थी, उसके बाद अलावा मैंने कोई पेपर नहीं दिए थे। रीज़न ये था कि वो मुझे अपने पढ़ाई से डिविएट कर देते थे। तो सबसे बड़ी रीज़न वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स या वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी कोई एम लेके जा रहे हैं, वो अगर अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे और इस किस्म के टेस्ट की तैयारी शुरू कर देंगे, जैसे इसमें हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, एसएसटीओ में इकोनॉमिक्स है, आपका इकोनॉमिक्स पेपर ही नहीं है, तो फिर इसमें आप डिविएट हो रहे हो। इसमें आपको आईटी एक डिफरेंट वे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं पढ़ाता हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने आईटी पढ़ाया था एसएसटीओ टेस्ट के लिए, तो स्टूडेंट्स ने बताया था कि 90% सवाल वही थे जो आपने कराए। तो ये नहीं कि मुझे कोई पता थे, नहीं, मैंने प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ की कि यार अगर इस किस्म की जॉब है और इस किस्म का टेस्ट है और उसके नंबर 10 हैं तो क्या पूछेगा। उस प्रोफेशनल जजमेंट को यूज़ करके, क्योंकि अभी 20 साल की तो हमारी नौकरियां हो गई हैं ना, अब हमें अंदाज़ा हो गया है ना कि किस तरीके से काम चलता है। तो पहला पर्पज़ उन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम
जिसके सिलेबस मुख्तलिफ हैं, जैसे कि CSS और PCS, तो वो अपनी स्टडी से डिविएट ना हो, इसलिए हम ये तैयारी कराते हैं कि कम टाइम में वो अपना काम करता रहे, हम उसको अपनी तैयारी करा दें, ताकि इसके लिए ये अच्छी जॉब्स हैं, ऑफिसर ग्रेड हैं, उसमें वो भी ट्राई कर सके। तो पहला ऑब्जेक्टिव मेरा ये था। सेकेंड ऑब्जेक्टिव वो है कि जिन स्टूडेंट्स ने CSS या PCS की तैयारी नहीं करनी, उनको जॉब चाहिए, एक अच्छी जॉब आ गई, मगर चूँकि वो अगर ये सब्जेक्ट्स पढ़े भी थे तो भूल चुके, और अगर पढ़े भी थे तो मुझे पता है कि सिंध में, मैं खुद लाड़काना से हूँ, एजुकेशन का मेयार क्या है। तो चूँकि वो उनकी स्टडी अपडेटेड नहीं है, तो वो खुद जब सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे तो जितना टाइम गिवन होगा उस टाइम में जितना आप तैयारी कर पाएंगे, शायद जितनी रिक्वायरमेंट है उसके बराबर ना आ सके। तो ऐसे बच्चे जिनकी पढ़ाई जो भूल चुके हैं, जिनकी पढ़ाई ओल्ड हो चुकी है, तो उनको क्विक कम टाइम में अपडेट कराना, ये पर्पस है इस किस्म के टेस्ट प्रिपरेशन। मेरा जिस नीयत से, जिस मकसद से मैंने ये टेस्ट प्रिपरेशन का सेटअप बनाया या लॉन्च किया। तीसरा वो बच्चा है जिसको ग्रेजुएशन बेशक किया, एलिजिबल है, मगर वो सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं, उसके सब्जेक्ट्स डिफरेंट थे। तो वो सेल्फ स्टडी जब करता है तो बेसिक से स्टार्ट, इकोनॉमिक्स को अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे होंगे, जनरल नॉलेज है, कहाँ से पढ़ेंगे। तो जिनकी ये सब्जेक्ट्स डिफरेंट थे और रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अब रिक्वायरमेंट ना सिर्फ डिफरेंट है बल्कि रिगरस है, रिगर का लेवल बहुत ज़्यादा है। अब आपके पास अंदाज़ा नहीं है कि अगर टेस्ट के अंदर कोई सीट हो 15 और एप्लीकेशन आ जाए 10,000, तो जो टेस्टिंग का इदारा होगा वो फंस जाएगा ना, तो रिगर और बढ़ा देगा। तो जो सेल्फ स्टडी करने वाला बंदा होगा, जिसने पहले कभी पढ़ाई नहीं है, वो फंस जाएगा, क्योंकि वो उतने लेवल पे आ ही नहीं पाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है ये टेस्ट प्रिपरेशन की, वो है कि वो स्टूडेंट्स जो इस तालीम के मेयार में गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े मेरी तरह, और वो स्टूडेंट्स जो IBA कराची, IBA सक्खर से पढ़े, क्लास अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उससे ताल्लुक़ रखते हैं जो गरीब हैं, ज़्यादातर इसी में ताल्लुक़ रखते हैं। ज़्यादातर आप 10,000 बच्चे उठा के देखेंगे, आपको इजीली 80% वो बच्चा होगा जिसका अब्बा कोई सरकारी स्कूल का टीचर होगा, गार्ड होगा, माली होगा, हारी होगा, कोई डेली वेजेस पे काम करता होगा, लो लेवल की यानी लो रैंकिंग गवर्नमेंट जॉब्स करता होगा, क्लरिकल, ये होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। तो जो तालीम का लेवल है ज़्यादातर बच्चों का वो बहुत पुअर है। कितना पुअर है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब ऐसे बच्चों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। आपको उठा के IBS कराची के बच्चे से जब compete करने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा तो वो ऑब्वियसली वो आपसे कोई 1000 गुना पहले भागना शुरू करेगा, पीछे होंगे। मैंने जब CSS के लिए स्टडी शुरू की थी तो उस वक्त CSS की तैयारी करने की जो इनिशियल किताबें हैं वो थी मेरी, मुझे आज भी नाम याद है, वो मेरी वो बड़ी प्यारी किताबें हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे ज़िंदगी में बढ़ाया। उसमें से चंद किताबों का अगर नाम बताऊँ आपको तो प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रीहेंसिव इंग्लिश ग्रामर, इकर्सली और इकर्सली वाली आजकल शायद मिलती हो ना, यानी ग्रामर से स्टडी शुरू की, क्योंकि हमारा लेवल ही नहीं था। हमें ग्रेजुएशन तक सिस्टम ने उस लेवल ही नहीं किया था कि CSS कंप्लीट कर सके। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये चीज़ दिमाग में डाली हुई थी कि यार कर सकता हूँ, मेहनत की, लड़े। फिर वो टाइम भी आया कि सिविल सर्विस एकेडमी के अंदर लोग कहते थे कि भाई आप शायद उनसे जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियर्स थे, जो कि US से, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से पढ़ के आए थे, उससे शायद आप बेहतर हो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट प्रिपरेशन है उसके पीछे पूरी फ़िलासफ़ी है मेरी। ये नहीं है कि भाई टेस्ट प्रिपरेशन, तो आपको ये जो ना पूरा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नज़र आएगी इसमें। और ऑब्वियसली आप देखोगे कि इसमें प्रोफेशनल्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे। और मैं आखिर में आके एक शिकवा करूँगा आप बच्चों से, ख़ास तौर पे इंटीरियर के सिंधियों से। मैं खुद इंटीरियर का सिंधी हूँ, लाड़काना से हूँ, मेरी सारी तालीम लाड़काना की थी। फिर मैं जब
CSS कर गया तो फिर मैंने IBA कराची से MBA किया है। तो मैं आपसे शिकवा क्या करूँगा कि ना सिर्फ वो अभी बता देता हूँ ताकि आपको तजस्सुस ना रहे, ना सिर्फ ये कि इंटीरियर सिंध बिज़नेस नहीं कर सका। आप मुझे बताएं कितनी बड़ी कंपनीज़, कितनी बड़ी कॉरपोरेट एंटिटीज़ आपके छोटे छोटे शहरों में पाई जाती हैं और कितनी कराची में पाई जाती हैं। कराची भी हमारा ही है, हम हैं। मैं इस वक्त कराची का हूँ क्योंकि मैं पिछली 20 साल कराची में रह रहा हूँ। तो मैं अगर सपोज़ करें कि 21 साल की उम्र में मैंने CSS किया और 21 साल लाड़काना में रहा, तो मैं 21 साल कराची में रह चुका हूँ। तो मैं कराची का ही हूँ। मगर मैं आप सबको एक शिकवा करना चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट चेंज करने का मुझे एक चांस मिला है। तो आपको एक बात समझाऊँ कि देखिए, जो इस किस्म के इदारे होंगे, एक बच्चे ने चूँकि वो कमेंट किया था, इस वजह से मैं उस बच्चे को, मैंने कॉल की थी उसको, मगर उसने कॉल नहीं उठाई। आई विश कि वो मुझे सुन रहा हो कि ये जो इदारा आप देख रहे हैं, आप फिज़िकली आइए, आप स्ट्रक्चर देखें। फिज़िकली ये इदारा एग्जिस्ट कर रहा है। कराची शारा फैसल पे कॉलेज है। इसका रेंट क्या होगा, इसकी मेंटेनेंस क्या होगी, इसके स्टाफ की सैलरीज क्या होंगी। तो उस बच्चे ने कमेंट लिखा था, मुझे वो लोगों ने कहा, स्टाफ ने कहा कि सर इससे आप इसको आप उनको पता है मैं लोगों को पता है क्या सिखाता हूँ, बिज़नेस करना। एक सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ टैक्सेशन, CA में। बेसिकली मैं CA का टीचर हूँ। जितना मुझे CSS करने के, जैसे ही मुझे फ़र्स्ट पोस्टिंग मिली, मैं तब से CA को पढ़ा रहा हूँ। टैक्सेशन पढ़ाना आप समझें कि मेरा पैशन है। तो मैं हमेशा लोगों को बिज़नेस सिखाता हूँ। मैं IBA कराची से जब खुद बिज़नेस का MBA किया तो मैंने खुद सीखा कि कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि वो बिज़नेस ना सीखे। बिज़नेसमैन ही आगे बढ़ता है। हुकूमतों ने तरक्की नहीं कराई ज़िंदगी में। आप कभी भी नहीं देखो कि हुकूमत तरक्की करा सके किसी मुल्क को। अवाम तरक्की करती है। अवाम तरक्की कैसे करती है? जब वो बिज़नेस करती है। तो आपको इंटीरियर के जो ख़ास तौर पे सिंधी हैं उनको बताता हूँ कि आप में से एक बच्चे ने कमेंट किया था ग्रुप पे कि फ़ी बहुत ज़्यादा है। अगला वो सही बात है, उसने सही बात की होगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो उसको डिस्काउंट और जो भी वो एडमिन कर रही होती है। इवन जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता हम फ्री में पढ़ाते हैं। जो नहीं कर सकता, गरीब का बच्चा है, बिल्कुल एडमिन एक लेवल तक करती है। मगर उसको पता है सोच मुझे जो आपको समझानी है आज के सेशन में, मैं ख़ास तौर पे बात करनी है ताकि आपको एक बात बताऊँ। उसने अगला जुमला क्या लिखा था, बिज़नेस ना करें। फ़ी बहुत ज़्यादा है, बिज़नेस ना करें। तो इन एडमिन वालों को पता है कि मैं हमेशा सिखाता हूँ कि बिज़नेस करें। पता है क्यों? क्योंकि इवन आप नौकरी कर लोगे, इंशाल्लाह इस नौकरी में भी आप में से यकीनन लोग आएंगे, आप में से ही होंगे जो आएंगे। मगर जब आप नौकरी कर लोगे ना, तो बाद में आपको एक चीज़ का पता चलता है कि यार असल तरक्की बिज़नेस में है। तो ये जो टेस्ट की तैयारी कराने वाले बिजनेसेस हैं, ये बिजनेसेस हैं। एक्सेप्ट देम एज बिजनेस। अगर आप नहीं बिजनेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप बेवकूफ़ हो, यू आर फूल। अगर आपको लगता है कि STD सोल्यूशन खिदमत खल्क कर रहा है तो यू आर रॉन्ग। नहीं, खिदमत खल्क नहीं कर रहा। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आई है STD सोल्यूशंस को कि कोई भी तैयारी नहीं करा रहा, हम कराते हैं। जो तैयारी कराते हैं वो इनफॉर्मली यूट्यूब वीडियो डाल देते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, और कौन है वो मैं आपको अभी ओरिएंटेशन में बताऊँगा। और उसका लास्ट टाइम जो रिज़ल्ट आया था वो भी सबके सामने। तो बिज़नेस वेंचर, किसने कहा है कि ये बिज़नेस नहीं है? इसे बिज़नेस फ़ी चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका रेंट ही बता दूँ जो शायद मैं भी महीने में नहीं कमा सकता इतना जितना सिर्फ रेंट में देना पड़ता है। तो इसका मतलब ये मेरी आज का एजेंडा है आपको समझाना। एक तो ओरिएंटेशन देना, कैसे तैयारी होगी, कुछ पढ़ाएंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ माइंडसेट बनाएंगे, कुछ आगे की चीज़ें करेंगे। मगर ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ जो अभी शुरू में बोला हूँ ना, मैं भूल जाऊँ तो याद कराना, ताकि मैं आपको बिज़नेस पे भी चंद बातें सिखा दूँ। आज के सेशन में सिखाऊँगा कि बिज़नेस क्या है, बिज़नेस क्यों करना चाहिए। जॉब भी करो मगर बिज़नेस की एक अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सिलेबस सब चीज़ डिस्कस होंगी, सही है। तो 4 रीज़न्स की वजह से एक कॉन्शियस डिसीजन था कि यार टेस्ट की तैयारी करानी चाहिए। और चौथा डिसीजन क्या था? चौथा डिसीजन ये है कि आप उन 80% स्टूडेंट्स को एट पार ले आओ जो रिमेनिंग 20% हैं, जो कि बेस्ट एजुकेशन लेके बैठा। मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, मैं पढ़ा था लड़काना के किसी स्कूल में, पीला, उस वक्त तो पीली ड्रेस हुआ करती थी। अब मेरा बच्चा जब अंग्रेज़ी में बात करता है तो वो मुझे भी इस वक्त, हालांकि मैं CSS ऑफिसर एक सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा होता हूँ, बड़े बड़े लोगों से बात करनी होती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं,
ठीक है, हम अपने ऑफिस का दरवाज़ा ना खोलें तो हमारे पास लोग होते हैं जो ऑफिस का दरवाज़ा खोलेंगे। मैं तो नहीं खोलने देता, मैं तो अपना सामान भी खुद उठाता हूँ। मगर ऐसे स्टेटस के बावजूद भी मेरा बच्चा जब अंग्रेज़ी में बात करता है तो वो मुझे भी क्या कर देता है, पीछे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसका स्कूल अच्छा, उसको स्कूल चीज़ें दे रहा है। तो वो 80% पीछे रह जाएंगे कंपटीशन में। इन 80% को मैंने बराबर करने के लिए ये टेस्ट प्रिपरेशन शुरू किया, ताकि आपको भी एक अच्छा चांस मिल सके, अच्छा चांस, लेवल प्लेइंग तो मिल सके ना, जिसमें बाकी मेहनत आप करोगे, बाकी मेहनत आप करोगे। ठीक है, तो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये टेस्ट प्रिपरेशन STT सॉल्यूशन करवा रहा है। प्रीवियसली ये आज नहीं करवा रहे, ये कोई पहला टेस्ट नहीं है जिसकी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यू की हमने कराई है, पिछले SSTO की हमने करवाई है। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जो SSTO सिलेक्ट होके आए थे उसका उनको ट्रेन भी मैंने किया था SRB में, और मुझे बड़ा अच्छा एक चांस मिला करीब से देखने के लिए कि यार ये सिलेक्ट होके आए, ऑल ऑफ देम वर ऑन मेरिट, ऑल ऑफ देम वर, नॉट अ सिंगल वन जिसको मैं आप SRB में नहीं बैठा इस वक्त, मगर मैं आपको दूँ ऑल ऑफ देम वर ऑन मेरिट, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है, दिख रहा है बच्चा मेरिट पे आया हुआ बच्चा। तो उनके अंदर क्या खूबियाँ थी वो भी आगे रखते हुए हम आपको इसमें तैयारी कराएंगे। सेट है? तो अब आपने जिस भी वजह से, आपकी भी कोई रीज़न होगी ज्वाइन करने की, आप भी इनमें से किसी न किसी रीज़न में फॉलो कर रहे होंगे, कुछ और नहीं तो आपको कम से कम अंदाज़ा होगा कि अच्छा यार ये लोग जो तैयारी कराएंगे तो मेरी चांस बेहतर हो जाएंगे। देखिए, अगर हम आपको तैयारी कराएं और चांस बेहतर ना हो तो हमारा फ़ायदा ही नहीं है, हमारा फ़ायदा ही नहीं है। तो चांस बेहतर करने के लिए अब तैयारी कराने का तरीक़ेकार क्या होगा? देखिए, आपका सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सिलेबस आपको नहीं पता तो वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। मगर देखिए, जो टेस्ट प्रिपरेशन है ना, मेरा उसके बारे में एक मखसूस व्यू है टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में। देखिए, टेस्ट प्रिपरेशन अगर आपको प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे और GPT से पूछ के अगर मैं आपको तैयारी करवाऊंगा और लेट सपोज कि आपको 100 MCQ पिक करके आऊँगा और सिर्फ उस 100 तक महदूद रह के मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, यानी कि आपको सिर्फ लाया में और MCQ की बेसिस पे आपको तैयारी करवाई, तो हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम स्कोप इसका इतना कोई भी नहीं कर सकेगा, आप खुद भी नहीं कर सकोगे कि आप इतना बड़ा स्कोप ले आएँ। स्कोप का मतलब है कि कोई 2000 MCQ की प्रैक्टिस कर लें कि उसमें से कुछ लग जाए। इसीलिए टेस्ट प्रिपरेशन के 2 उसूल हैं मेरे। पहला उसूल क्या है कि आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें। पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपका एग्ज़ामिनर जो सवाल बना रहे हैं तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होनी चाहिए कि अगर वो कहीं से भी पूछे आप बता सको। देखिए, एक बात समझें, मैं अगर आज यहाँ पे आपको मिट्टी से बर्तन बनाना सिखाऊं, आप आए मेरे पास मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए, ऑनलाइन बेटा आवाज़ वगैरह सब ठीक है ना, और मैंने आपको बनाना सिखा दिया प्लेट, बड़ी खूबसूरत प्लेट बनाना आपको फिनिशिंग के साथ सिखा दिया, आप सीख भी गए, आप बना भी रहे हो। मगर हुआ क्या, आप गए पेपर देने तो उसने कहा कि गिलास बनाओ। अब आप तो फंस गए, आपने तो क्या सीखा था? प्लेट बनाना। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट जब क्लियर करूँगा तो कुछ भी बना लोगे। जब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है तो फिर वो एग्जामिनर को आप बोलते हो पूछ जो पूछना है। तो ये टेस्ट प्रिपरेशन ऐसी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको चंद सिलेक्टेड MCQ दिए जाएं, क्योंकि अगर मैं सपोज कर लें, कितना ही मेरा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, एजुकेशन का मेरा तजर्बा है 20 साल का, और ये जो टीचर आपके सामने आएंगे ना, जो आपको पढ़ाएंगे, मैं आपको उनको इंट्रोड्यूस करूँगा, उनके वो गोल्ड मेडलिस्ट टीचर हैं, यानी अपनी एजुकेशन वो मेरे आप समझे तारीख दुनिया की फाइंड है वो टीचर्स। मैंने ढूंढा है उन टीचरों को, इन टीचरों को, किसी को मैंने आज से 8 साल पहले कराची यूनिवर्सिटी से ढूंढा, किसी को बर्लिट्स में पढ़ाने वाला बंदा था, वहाँ से लेके आया, और सबकी इंटरेस्टिंग कहानी, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विद मी इन सम वे, दे आर माई टीम। कोई मेरे पास ऑफिस बैठा हुआ था तो अपॉर्चुनिटी आ गई, मैंने कहा चल बेटा तू चला जा। ऐसे ये लोग आगे बढ़े हैं, मगर ऑल ऑफ देम आर सक्सेसफुल इन टर्म्स के वो ना सिर्फ खुद पीछे गोल्ड मेडलिस्ट थे, मिस जैनब जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएगी SSTO में, वो डबल गोल्ड मेडलिस्ट है कराची यूनिवर्सिटी की। और मुझे कैसे उसका वो मिला वो भी कहानी है। मैं कराची यूनिवर्सिटी गया था एक लेक्चर देने के लिए, स्टूडेंट से पूछा यार हमारा CA का पढ़ाने का सिलसिला है, तो इकोनॉमिक्स में हमें अच्छे टीचर नहीं मिलते, तुम लोग बताओ। तो उन्होंने कहा सर कमाल की हमारी सीनियर है, उससे हम पढ़ते हैं सर, उसको किधर है, पास होके डबल गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उसको ढूंढा फिर। तो इस तरीके से ये टीचर खुद भी ये गोल्ड मेडलिस्ट है ना सिर्फ, बल्कि CA में इन्होंने इन सब्जेक्ट्स के
मेरिट और गोल्ड मेडल प्रोड्यूस किए हुए, इन लोगों ने मेरिट प्रोड्यूस किए हुए हैं। और आप लोगों की खुशकिस्मती क्या है ये पता है, मैंने एक चीज़ इसमें लिखी नहीं, जो मेरा दिल करता है बताऊं, बट वो अपनी तारीफ हो जाएगी, वो नहीं लिखना चाहता था। वो क्या है, पे बैक टाइम है मेरा। पे बैक टाइम क्या है कि यार ये जो, मैं भी एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जो मिस करता था ना CSS की तैयारी के दौरान, वो था क्लासरूम को, कि कोई मुझे पढ़ाए, कोई मेरा आधा काम तो आसान करे यार। मतलब मेरे पास इस वक्त भी आप कहेंगे ना तो एक ही मेरा ज़िंदगी का खर्चा है, वो किताबों पे, बुक से मेरा इश्क है। 2 इश्क किए मैंने ज़िंदगी में, एक मेरी बीवी है आजकल, ठीक है और एक मेरी किताबें हैं। तो आपको बताना क्या है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैं भी एक ऐसी जगह से आया हूँ, तो एक पे बैक टाइम होता है ना, तो दिस इज़ माई पे बैक टाइम। ये टीचरों के पास टाइम नहीं होता, CA में बिज़ी होते हैं, इनसे टाइम निकलवा के देना आपको, इस लेवल पे लेके आना ताकि वो आपको टाइम दे सकें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकें, ठीक है। तो ये मेरा एक किस्म का यूँ समझें कि फॉर लोअर क्लास, फॉर मिडिल क्लास मेरी ख्वाहिश है। मेरी 2-3 ख्वाहिशें रही, अल्लाह ने सब पूरी की। एक था जब खुद CSS किया तो था किसी और से करवाऊँ, किसी जूनियर से उसकी हेल्प करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक से नहीं जनरेशन हुई थी लड़काना में, शाहनवाज लाइब्रेरी में। अब मैं कहीं जाता हूँ, कोई DIG होगा, कोई SSP होगा, किसी टूर पे गए तो पता चलता है मेरे स्टूडेंट निकलते हैं, और जैसे मिलते हैं वो अंदाज़ा ऑब्वियसली अदब से। तो आपको बताना क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ना, ये आप करना अब ज़रूरी है। अब देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग खुद करेंगे सेल्फ स्टडी पे करो, आपके पास टाइम है तो करो, नहीं तो यहाँ आपके लिए सबसे बड़ा रोल अदा करता है टीचर, ठीक है। अगर वो टीचर ऑलरेडी उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है और उसको आपके टेस्ट का पढ़ाने का भी तजर्बा है, तो ही विल गिव यू द बेस्ट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको खुद हमारे दिए गए मटेरियल को रिवीजन करो और टीचर को फॉलो करो, जो वो कॉन्सेप्ट, जैसे मैं अभी आपके साथ लिख रहा हूँ ऐसे करेंगे वो भी, और ये नोट्स भी आपके साथ शेयर कर देंगे वो। तो आपको यहाँ से आके आपकी प्रोबेबिलिटी कि किसी से इस एरिया से भी उसने पूछा सही जवाब दे दोगे, ये ज़्यादा हो जाएगी। अगर इस तरीके की पढ़ाई को हम साथ में मिला के इस मेरे टीचर, आई एम अ टीचर, तो मेरे हिसाब से क्या सवाल आ सकते हैं, वो प्रोफेशनल जजमेंट भी मैं अप्लाई करूं, और मगर X नंबर ऑफ MCQ भी आपको कराऊं, खुद कराऊं, मैथ के, इको के, IT के, अकाउंटिंग के। अगर मैं आपको तैयारी कराने के लिए दोनों चीज़ें मिला लूं, तो क्या आपको लगता है कि ये टेस्ट प्रिपरेशन फ़ायदेमंद होगी? ऐसा ही करेंगे हम, इसी तरह हम करते हैं। और एज ए रिज़ल्ट होता क्या है कि अगर वो बच्चा खुद, जो हमारे साथ अभी एक इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के स्टूडेंट थे, वो आपको बताएंगे कि अगर उसके साथ आप खुद थोड़ी घर पे जाके मेहनत करोगे ना, तो आपके चांस बहुत ब्राइट हो जाएंगे। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, आपको जितने ज़्यादा नंबर रिटर्न में लोगे उतने आगे जाने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ आपका क्या होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ आपका क्या होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होगा आपका रिटन टेस्ट, क्योंकि आपको इसका ब्रेकअप पता होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा रहा हूँ कि मैंने क्या बताया, क्यों पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ाएंगे, अब क्या पढ़ाएंगे, उसकी तरफ आ रहा हूँ। क्या पढ़ाएंगे आपको? देखिए, SSTO का सिलेबस और लियाज़न ऑफिसर का सिलेबस दोनों डिफरेंट है। SSTO के सिलेबस में आपके पास सिलेबस होगा, ग्रुप में हमने शेयर किया था। आपके पास ये अगर नहीं है तो ग्रुप में मैंने शेयर किया था, और ये दोबारा अगर एडमिन मुझे सुन रहा है, क्लास में है, तो दोबारा आप शेयर कर दें ग्रुप के अंदर, ठीक है। सिलेबस में आपके एरिया कौन कौन से हैं? लास्ट टाइम भी यही थे, SSTO का टेस्ट सेम पैटर्न पे रहा था। ऐसे। अच्छा, SSTO और लियाज़न ऑफिसर के लिए जो टेस्ट है उसके मार्क्स कुछ ऐसे रखे गए हैं। इंग्लिश सबसे पहले इसमें है इंग्लिश, और उसके हैं 25 मार्क्स, ठीक है। और MCQs भी कितने होंगे? 25 MCQ होंगे, ओके 25।
जी बेटा ब्रेक करेंगे नमाज को। उसके बाद आता है मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, इसके मार्क्स हैं 25। उसके बाद है अकाउंटिंग। अच्छा, जिसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ा होगा मगर फिर भी अकाउंटिंग देना होगा उसको, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो मैथ में और अकाउंटिंग में वीक हैं, वो इंग्लिश पूरा भी ले लें और बाकी का पूरा भी ले लें तभी compete नहीं कर पाते। तो इसीलिए अकाउंटिंग 2020 ये दोनों पढ़ाने वाला हमारा बंदा एक है, नंबर्स वाला, ठीक है। मैं आपको उसका तारुफ करा दूंगा, ओरिएंटेशन दे दूंगा। फिर है इकोनॉमिक्स और उसके नंबर कितने हैं 20। और आखिर में है आईटी। आईटी के अंदर 3 चीज़ें हैं, वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है, और इसके नंबर हैं 10। इस तरीके से ये सिलेबस तोड़ा गया है। अब एसएसटीओ में जो ये तैयारी है, इस पे पहले आएगा एक रिटन टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको तजर्बे से बता रहा हूँ, प्रीवियस टेस्ट प्रिपरेशन से भी बता रहा हूँ और वैसे भी बता रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका ये होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट। सारे काम छोड़ो, इनसे लग जाओ, फजूल हरकतें, फजूल टाइम ज़ाया नहीं कीजिएगा। आपको बेस्ट टीचर पढ़ा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश में जो टीचर पढ़ाएगा ना, उसका नाम है एल्विन फराज, ठीक है। एल्विन फराज इंग्लिश के सीए के टीचर हैं, ठीक है, सीए के इंग्लिश के टीचर हैं और 8-10 साल से, और मैं भी, अब तो मुझे टाइम भी याद नहीं है, ये पढ़ा रहे हैं। एल्विन को मैंने कैसे ढूंढा था, मेरी वाइफ को एक दफ़ा शौक़ हुआ कि जी एक्सेंट हमें, चूँकि हम सिंधी स्पीकिंग हैं तो एक्सेंट अंग्रेज़ी का जो होता है ना हमारा इतना अच्छा नहीं है, और स्कूलिंग भी, एक्सेंट ट्रेनिंग करनी है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, अब कहाँ से ढूंढूँ एक्सेंट ट्रेनर? तो पूरे कराची को ढूंढा मैंने, तो पता चला कि जी एक बड़ा नाम है, बड़ा इदारा है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा बहरहाल। तो बड़े इदारा का मतलब वो फ़ॉरेन की कोई ब्रांच है, यहाँ पे वो वहाँ पे अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं और उनमें एक्सेंट ट्रेनर है। तो उसको मैंने कॉल की, तो मुझे पता चला कि वो किसी ज़माने में सीए में भी आए थे और थोड़ा टाइम सीए में रह के छोड़ के चले गए थे, और वो एल्विन था। एल्विन ने कहा सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आई नो यू। मैं कहा अच्छा। मैं कहा यार ये एक मेरी वाइफ को ट्रैक करते, सर भेजें, हम तो काम ही ये करते हैं। उसने जब वहाँ क्लास पढ़ाई और मेरी वाइफ थोड़ी रिकॉर्डिंग करके आई, तो मैंने कहा ये किस CNN से रिकॉर्डिंग करके आई हो? तो एल्विन 2 लैंग्वेजेस पढ़ाता है प्रोफेशनली, ही इज़ एक्सपर्ट इन टीचिंग 2 लैंग्वेजेस, इंग्लिश और जर्मन। वो जर्मन का प्रोफेशनल टीचर है। ऐसे ही उसको शौक़ हुआ, जब मैं लास्ट टाइम पढ़ा रहा था इंस्पेक्टर एंड रेवेन्यू, तो उसको शौक़ हुआ कि सर मैं भी दे दूँ। मैं कहता तुम्हें क्या ज़रूरत है? कि सर देना चाहता हूँ। आपको पता है एल्विन इज़ नाउ सर्विंग एज इंस्पेक्टर इन LTO कराची, वो सिलेक्ट हो गया था विथ टॉप मार्क्स। तो ही नोज़ द गेम, लैंग्वेज भी उसको पता है, टेस्टिंग भी उसको पता है, तो वो आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश। और ऑलरेडी वो सीए पढ़ा रहा है। सीए में जिसको भी पता होगा ना कराची में, जिसको सीए का पता होगा तो उसको पता है एल्विन अंग्रेज़ी के टीचर है। अच्छा, फिर सर अरसलान है, अरसलान सिद्दीकी आपको पढ़ाएंगे मैथ और अकाउंटिंग। वो ऑलरेडी ये दोनों सब्जेक्ट्स सीए में पढ़ा रहे हैं। अरसलान के बारे में सिर्फ इतना बताऊंगा कि अरसलान ने CSS के मैथ और लॉजिक वाला जो पोर्शन है वो भी पढ़ाया है और वो पढ़ाते हैं, तो उसको अगेन टेस्टिंग का पता है, ठीक है। यानी इसे ये नहीं है कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट तो बहुत सारों को आता होगा, टेस्टिंग का पता है कि नहीं है। और अरसलान के बारे में जो ज़्यादा तारीफ इसलिए नहीं करूँगा कि वो सबसे ज़्यादा पढ़ाएगा आपको, 25 मार्क्स भी उसके होंगे, 20 भी उसके होंगे, तो उसके पास आप वैसे ही पहली क्लास में समझ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इन लोगों को आप पकड़ लो, इन लोगों से आप जो है ना सीखो, आपके बेड़ा पार है। इनको मिस पढ़ाएंगी मिस जैनब, और जिनकी मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, जैनब ज़िया जो है वो डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सीए में इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। और लास्ट टाइम नहीं, इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू का डिफरेंट सिलेबस था। तो लास्ट टाइम जब टेस्ट आया था तो बच्चों ने जो जितनी तारीफ़ों के पुल बांधे थे मिस के, तो वो आपके साथ हम ग्रुप पे शेयर भी कर देंगे, ठीक है।
अच्छा, अब ये सारे लोग जो है ना, जब पहली क्लास हो जाएगी ना, आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा। अभी तो मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ आपको बताऊँ कि जो है कौन, और ऑब्वियसली एक थोड़ा सा हिस्सा मैं भी पढ़ाऊँगा। ओवरऑल ये कोर्स में सुपरवाइज़ कर रहा होता हूँ। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे एल्विन को भी, अरसलान को भी, ज़ैनब को भी मैं सुपरवाइज़ भी कर रहा होता हूँ। डिज़ाइन किया हुआ मेरा है, मेन फोर्स ऑब्वियसली मैं ही होता हूँ। बट ऑब्वियसली बात है भाई, मुझे सुबह जॉब भी करनी है, और जॉब में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1000% देता हूँ, 1000%। आज मैं ऑफिस नहीं जा सका क्योंकि माय वाइफ वाज नॉट ओके, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पूरी रात परेशानी में गुजरी। सुबह भी मैं टेस्ट ही करवा रहा था हॉस्पिटल में। मैंने कहा या अल्लाह बस शाम का सेशन है हो जाए, शुक्र है वो मैं पहुंच गया। तो आज मैं ऑफिस नहीं जा सका। 3 कॉम ऑफिस के मैंने फिर भी किए हैं। परेशानी के आलम में भी मैं लगा हुआ था क्योंकि एक बड़ा इशू है। उनको कॉल की, ताकि इतना ज़िम्मेदारी से मैं काम करता हूँ, अपना काम ड्यूटी से करता हूँ, शाम को सीए भी पढ़ाता हूँ। तो मैं अगर सब कुछ पढ़ाऊँगा तो ऑब्वियसली इंसाफ भी नहीं हो सकेगा। तो प्रोफेशनल टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा ना, आईटी की जो लकीली मेरी जजमेंट थी वो बड़ी काम की थी। हम एक काम करेंगे, अब आपके पास टाइम बहुत कम होता है। आपके पास कितना टाइम है आपके पास? 1 मंथ। आपको ये इससे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास हार्डली 1 मंथ होगा। अब हम क्या करेंगे, जो बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं उनको ऑलरेडी मैंने बोला है एडमिन को, नहीं मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको डबल सर्विस दूंगा। डबल सर्विस का मतलब क्या है, हमारे पिछले एसएसटीओ के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड मौजूद हैं, वो आपके लिए अवेलेबल कर देते हैं। अगर कोई फास्ट जाना चाहता है उनको देख ले। मगर हमने भी उसको जब पहली दफ़ा पढ़ाया तो दूसरी दफ़ा पढ़ाने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि लर्निंग कर्व हमारा भी बढ़ चुका है, यानी इन टीचर्स का। तो आप अगर कोई स्लो लर्नर होगा, उनके लिए 100% कोर्स अगले 30 दिनों में हमने कवर करना है। तो मोर और लेस रोज़ क्लास लग रही होगी, मोर और लेस रोज़ क्लास होगी। शायद कोई एक दिन छोड़े, मगर वो भी टीचर्स की मर्ज़ी है, नहीं छोड़ेंगे, मैं बोलूँगा ना छोड़ो, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये ग्रेड 16 और इवन ग्रेड 14 फॉर दोज जो इस वक्त जॉबलेस है। मैं बता रहा हूँ, एसआरबी ऐसा बेहतरीन इदारा, में बात करूँगा उस पर क्योंकि मैं करंटली वहाँ पे हूँ। ठीक है, मैं डेप्यूटेशन पे हूँ एसआरबी में राइट नाउ, वर्किंग एज कमिश्नर इन एसआरबी हूँ एफबीआर से, मगर मेरा दिल एसआरबी से एसआरबी को बनाने में, ईंटें लगाने में हमारा कुछ ना कुछ रोल है, तो मेरा दिल है उस डिपार्टमेंट से। एनीवे, तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, हाँ थोड़ा कुछ वो भी होंगे चूँकि जनरल है। तो जो लिएज़ान ऑफिसर के लिए आपकी टेस्ट है, उसका सिलेबस भी मैंने शेयर किया था, और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि उसके अंदर चूँकि जॉब की नेचर डिफरेंट है, तो वहाँ पे एक इंग्लिश, वही ये है आपका पब्लिक लियाज़ॉन ऑफिसर का, ये जॉब डेजिग्नेशन चेंज हुई है, पहली दफ़ा ये हायर किया जा रहा है पब्लिक लियाज़ॉन ऑफिसर। पहले इसको हायर किया गया था एक और नाम से, मैं बताऊंगा, आपके सारे सवालों के आंसर करूंगा क्योंकि मुझे इस चीज़ का, आई एम द बेस्ट पर्सन टू आस्क दीज क्वेश्चंस। इसका नाम था, पहले इसको हायर किया गया था किसी दौर में, मगर वो हायरिंग जो थी वो चूँकि थोड़ा प्राइवेट सेक्टर के अल्फाज यूज़ हो गए थे, तो इस दफ़ा वो चेंज किए हैं। कस्टमर रिलेशंस ऑफिसर कहलाता था पहले। अब चूँकि वर्ड कस्टमर सरकार में अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए इसको पब्लिक लियाज़ॉन ऑफिसर कर दिया गया। ऐसे ग्रेड 14 जॉब है, ये भी एक अच्छी जॉब है। मैं आपको जो अभी ऑब्वियसली बात है, एक बंदा अपने हालात अपने हिसाब से देखेगा, मैं उन सबको इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि दे मेक अ डिसीजन। ठीक है, इसमें सिलेबस क्या है, इंग्लिश इसमें भी 25 है। अच्छा, मगर इसके अंदर जो थोड़ा चेंज है वो कहाँ पे है, इसमें मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग ये भी 25 है, मगर इसमें अकाउंटिंग नहीं है। इसके अंदर जनरल नॉलेज है, और जनरल नॉलेज के 25 हैं, और अलबत्ता आईटी के इधर 25 हैं, विच मीन्स के जनरल नॉलेज और आईटी ज़्यादा है। अब ये आपको इंग्लिश वही सर एल्विन पढ़ाएंगे, सेम टीचर, ठीक है, एल्विन फराज, ये सर अरसलान सिद्दीकी। जनरल नॉलेज में पूरी कोशिश करूँगा खुद पढ़ाऊँ क्योंकि मेरा सीएसएस है,
और जनरल नॉलेज से मैं कनेक्टेड हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा खुद पढ़ाऊँ, मगर मुझे असिस्टेंस औरों की भी होगी, ठीक है। तो और अच्छा खासा हिस्सा आईटी का मैं खुद पढ़ाऊँगा। अब आपको हैरान होगा कि सर तारिक तूने आईटी के क्यों हैं? आपको पता है मेरा करंट इस वक्त जो टाइम गुजरता है सबसे ज़्यादा मेरी अपनी लर्निंग का, ज़ाती लर्निंग का, जहाँ मैं अपने आप को ग्रूम करना चाहता हूँ, आगे लेके जाना चाहता हूँ, वो पता है क्या है? वो है एआई, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ, खुद कर पाता हूँ, फ्रंट एंड बैक एंड खुद डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो आईटी एक ऐसी चीज़ है। और मेरी प्रेजेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह जो द वे मैं बनाता हूँ ना, जब एक दफ़ा बंदा देखता है तो कहता है यार प्रेजेंटेशन तो उसी को बनाते हैं। तो मेरा ये आप समझें कि एक स्पेशलाइजेशन बन गया है आईटी। इतना नहीं कि मैं आईटी के प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाऊँ, मगर इतना कि लास्ट टाइम के टेस्ट में 90% सवाल वही आए थे जो मैंने कराए थे। प्रोफेशनल जजमेंट मेरी काम आ गई थी। तो इसमें इस तरीके से कवर किया जाएगा। अब हम आगे आते हैं। क्लासेस जैसे मैंने आपको कहा रोज़ हुआ करेंगी फिज़िकली। क्लासेस का तरीक़ेकार क्या है? क्लासेस के लिए जो आपको मैंने कहा ना, फर्स्ट, ताकि आपका टाइम कम है, आपका टाइम इतना नहीं है आपके पास। मुझे 3 महीने मिले ना, यकीन करें मैं आपको इस लेवल पे ले आऊँ कि आप कहो कि भाई हम एक्सपर्ट बन गए हैं, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट टीम है, जैसे बेस्ट पीपल। आपको अंदाज़ा नहीं है सीए के टीचर कितने कमाल के टीचर हैं, कितने कमाल के टीचर हैं। आपके सामने आएंगे आप हैरान रह जाओगे। बाकी जगह पे टीचर लिफ्ट नहीं कराता, ये बेचारे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहे होते हैं। आप हैरान हो जाओगे कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। आपको व्हाट्सएप पे क्वेरीज सॉल्व करेंगे। मैथ मेरा खुद का सबसे बड़ा टेंशन हुआ करता था यार, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही मैथ है। अब मैथ के टीचर को देखिएगा कैसे आपसे डाउन टू अर्थ आके कैसे आपके साथ हेल्प करता है। तो आपके पास बेस्ट चांस हो, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। हमारा मकसद ओल्ड क्लास देना नहीं है, हम न्यू क्लासेस पढ़ा रहे हैं। दैट्स वाई वी आर चार्जिंग फ़ी इज़ नॉट फॉर ओल्ड क्लासेस। ओल्ड क्लासेस सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपको कोई जल्दी से, दोनों डबल बेनिफिट है ना, डबल बेनिफिट है। तो ओल्ड क्लास जो लास्ट टाइम की थी वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, फ्री टाइम आपके पास होगा। मैं चाहता हूँ ना, आप क्लास लगेगी, सपोज करें शाम को क्लास लगेगी 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, आपके पास पूरा दिन है, क्या करोगे आप? अगले दिन के क्लास के लिए अगले दिन का वेट करना चाहते हो? यस करोगे, क्योंकि हम अगले दिन आएंगे, मगर तब तक हमारी पिछली क्लास तो देख लो और हम उसको कैसे इम्प्रूव करके पढ़ा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ओल्ड जो क्लासेस हमारी होंगी, जो हमने प्रीवियसली की थी एसएसटीओ वाली, वो आपका एक अच्छा बेस बना देगी। और उस बेस पे हम इस दफ़ा जो न्यू क्लासेस ले रहे होंगे वो उसको टॉपिंग कर देगी और आपकी ना एक अच्छा चांस बन जाएगा पास होने के लिए। और इस पे जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो अच्छे तरीके से और कर पाएगा। आपको ना सिर्फ ये, बल्कि आपका एक रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप किसी भी वक्त क्वेश्चन भेजोगे, आप हैरान हो जाओगे टीचर जवाब दे रहा है, टीचर जवाब देगा। हाँ, क्योंकि हमारे पास इतने काम है। मैं इस वक्त खुद 5 से 6, एक तो फुल टाइम जॉब और डेडिकेटेड जॉब, मेहनत करता हूँ वहाँ पे, दिल से काम करता हूँ। उसके अलावा 5 से 6 कोर्स पढ़ा रहा हूँ और सीए पढ़ा रहा हूँ 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इंस्पेक्टर के लिए एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन आया हुआ है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन। मेरे लोग पीछे पड़ गए, सर पढ़ाएं आप। वो पिछली दफ़ा वालों ने कहा यार सर को पकड़ लो भाई, वो कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उनका भी अभी एफपीएससी ले रहा है डिपार्टमेंटल प्रमोशन का। तो इस तरीके के फिर एक टैक्स एडवाइजरी का कोर्स है सीएटी के नाम से, सर्टिफाइड एडवाइजर इन टैक्स, वो पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे लिए आप इतना होने के बावजूद भी ऑलवेज़ मैं क्या करता हूँ, शाम को जाके, रात को जाके पहले व्हाट्सएप ग्रुप खोलता हूँ, कौन से सवाल हैं उसको आंसर करूँगा, फिर बाकी काम करूँगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी आपको ये सर्विस होगी। सेकंड चीज़ इसके अलावा क्या होगा, व्हाट्सएप के अलावा आपके साथ जो क्विज़ और टेस्टिंग, ठीक है। पहले ही आपको कोई ना कोई हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई टेस्ट दिया जाएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो क्लासेस हैं, क्लासेस की एक आपको फ़ीचर पता होगा ऑब्वियसली, अब ऑनलाइन चीज़ों सब फेमिलियर है आप लोग। तो उसमें एक चीज़ है फ़िज़िकल क्लास, ठीक है। फ़िज़िकल क्लासेस जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, जब भी टाइम होगा आप आ सकते हो, आपकी फ़िज़िकल टीचर यहीं मौजूद होगा। टीचर लाइव पढ़ा रहा होता है बट टीचर फिज़िकली मौजूद होता है। और ऐसे ही जैसे आपको दिख रहा है ये सेम सेटअप चलता है।
इसके अलावा जो बच्चे लाइव इस वक्त बैठे हुए हैं वो लाइव इसी तरीके से आ सकते हैं जैसे आप लोग अभी बैठे हुए हो, उसी वक्त आएँ, लाइव पढ़ें। इसमें आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है, जो लाइव आता है सवाल वहीं आंसर हो जाता है। जैसे स्टूडेंट अगर सवाल भेज रहे हैं ना, तो मैं पढ़ाते वक्त हमारी हैबिट बन चुकी है देखना, हम मैनेज कर लेते हैं। अब किसी बच्चे का सवाल फौरी से रुक के जवाब देते हैं, किसी को हम समझ रहे हैं ये मैं वैसे ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। कि जैसे एक बच्चे ने कहा कि जी 25 मार्क्स मैथ पोर्शन, अब 25 मार्क्स मैथ पोर्शन ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। ये पोर्शन जो है मैथ का 25 मार्क्स का है, तो मैं इसको क्या ले रहा हूँ, सवाल नहीं ले रहा, मैं इसको रिमार्क ले रहा हूँ, क्योंकि वो तो देखी हुई चीज़ को लिख रहा है। तो हमें अंदाज़ा है सवाल करेगा ना बच्चा तो हम उसको आंसर कर रहे होते हैं। आपको फ़ायदा क्या है, क्लास एंड होगी फिर पूछ सकते हो सामने, सर ये नहीं समझ आया। और जो रिकॉर्डेड में है, हाँ अब मैं समझ गया था आपका सवाल, एक क्वेश्चन मार्क था तुम्हारा। तो जो रिकॉर्डेड वाला बच्चा है ना, उसके लिए क्वेरी कैसे सॉल्व होंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे वो पूछ सकता है। अच्छा, रिकॉर्डेड वर्जन में एक फ़ायदा है कुछ बच्चों के लिए, और उसमें बहुत बड़ा नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है भाई, अपनी मर्ज़ी से जब चाहे देखो। नुकसान ये है, आप टाइम पे नहीं देखोगे ना तो पाइलअप हो जाएगा, और जब पाइलअप हो जाएगा ना तो 5 या 6 या 10 क्लास एक साथ देखना फजूल है, फिर आप कैचअप नहीं कर पाते, फिर आप क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो, क्योंकि वो टेंशन क्रिएट करता है। तो इसीलिए रिकॉर्डेड वर्जन वाले के लिए लाजिम है अपना टाइम टेबल फिक्स कर लें। हाँ, अपनी मर्ज़ी से देखें। मुझे पता है एक वास्ट मेजॉरिटी रिकॉर्डिंग देखती है, क्लास लाइव होती है हमारी मगर देखती वो रिकॉर्डिंग में, नो प्रॉब्लम, बट फिक्स कर लो, उसको फिक्स कर लो, टाइम टेबल फिक्स कर लो, ठीक है। उस हिसाब से जाएं, आपकी मर्ज़ी होगी। अच्छा, जो बच्चा फिज़िकली आ रहा होगा उसको भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, पोर्टल उसके लिए भी है। ये नहीं है कि जी उसके लिए अलग कोई चार्जेस है, नो अलग चार्जेस। एवरी स्टूडेंट जो लाइव बैठा है, फिज़िकली आना चाहे, उस जब आना चाहे उसकी मर्ज़ी होगी, ठीक है। तो इस वजह से, मगर चूँकि मुझे एक बात बताएं कि सारे यहाँ तो नहीं होंगे ना कराची में, थ्रू आउट द सिंध होते हैं, पूरी सिंध में बच्चा बैठा होता है। तो इसीलिए जो लाइव क्लासेस हैं उसके लिए प्रॉब्लम करती हैं, पता है क्यों, इंटरनेट प्रॉब्लम, इंटरनेट कनेक्टिविटी। और जो अभी आप देख रहे हो, द वे मैं दिख रहा हूँ, अपनी बोर्ड के साथ देख रहा हूँ, यार ये कोई कुछ तो होगा भाई, मतलब कोई तो टेक्नोलॉजी हमने भी इन्वेंट की होगी ना, ये कहाँ से आया। लाइव ऐसे नहीं दिखता, ऐसे रिकॉर्डिंग होती थी, इसके कोई सॉफ्टवेयर से, हैवी सॉफ्टवेयर से, ठीक है। इसके लिए सिस्टम्स हमारे बने हैं। तो रिकॉर्डेड वर्जन भी बुरा नहीं है, रिकॉर्डेड वर्जन नेमत है उस बच्चे के लिए जो कि किसी छोटे शहर में बैठा होगा, क्योंकि वो फिर अपनी मर्ज़ी से किसी ऐसे वक्त उसको देख पाएगा, क्योंकि लाइव में हो सकता है उसको उसकी एंड पे इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो हो। तो अब आपकी मर्ज़ी होगी, फिज़िकली लेना है आप फिक्स कर लेना फिज़िकल, मेक श्योर कि फिज़िकल आओ, अनलेस की कोई मजबूरी हो। लाइव लेना है बेटा, लाइव लो, एक रास्ता पकड़ लो, बता रहा हूँ। अगर आप जंपिंग करते रहोगे ना तो फंस जाओगे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्यों अच्छी अपॉर्चुनिटी है आए उस पर बताता हूँ भाई। SSTO की सिंध रेवेन्यू बोर्ड में सैलरी कितनी होगी? 140। आपको पता है, कैसे पता चला? अच्छा, आपने लास्ट टाइम दिया था। अच्छा ये बताएं कौन सा दोस्त है वहाँ पे? काशिफ। अच्छा काशिफ। तो आपको अगर ग्रेड 16 में एक इदारा 140 दे रहा है, मुझे CSS की पहली सैलरी क्या मिली थी? असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू FBR, 26,000। अब नहीं है 26,000, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत अच्छी है, ठीक है। मगर सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, आपको एक मार्केट से बेटर सैलरी मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, कैरियर वाइज। अच्छा, चूँकि ना किसी वे में SRB से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, एक अच्छे दिल के रास्ते से जुड़ा हुआ हूँ उससे। तो SRB के अंदर मैं पहले भी था, एज कमिश्नर पहले भी काम कर चुका हूँ, और उस वक्त भी ईंटें लगाई हैं, दीवारें बनाई हैं, और बड़ा काम किया, इस दफ़ा भी कर रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये है, आपको पता है कि SRB के अंदर इंडक्शन का रूट क्या है? इंडक्शन का रूट क्या है? SRB में लोग आएंगे कैसे, आ कैसे रहें? SRB में ग्रेड 17 की इंडक्शन नहीं होती अब नहीं होती, पहले होती थी। पहले बैचेस जो बैच 1, 2, 3 थे, उसके बाद ग्रेड 17 में इंडक्शन नहीं हुई और ना होगी। क्या मतलब?
क्या मतलब? इसका मतलब है कि एसआरबी की एंट्री का रूट यही एसएसटीओ है। अब अगर कैरियर के हवाले से कि एसआरबी में कैसा कैरियर मिलेगा, अगर कोई उसको एज अ कैरियर देखना चाहे, मेरी नज़र में अनलेस वो सीएसएस कर ले, वरना कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एसआरबी इतना अच्छा डिपार्टमेंट है। हाँ, आने के बाद हर जगह घर में मसले होते हैं ना, तो वो हज़ार बुराइयाँ हम भी करते हैं, ये बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है, बट जब तक आए ना, आने के बाद हम भी बुराई करेंगे, आप भी कीजिएगा, आप भी करेंगे। मगर एक मैं बात बताऊँ, मैं एज समवन जो एसआरबी को बहुत डियर टू माय हार्ट समझता है, वो बता रहा हूँ कि एसआरबी का कैरियर ग्रोइंग कैरियर है। फर्स्ट प्रमोशन के लिए ईयर्स कितने रखे गए हैं? प्रमोशन होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है जी। एसएसटीओज ऐसे भी हैं जिनको मैंने खुद ओपीएस पे वक्त से पहले ऐसी करवाया है, असिस्टेंट कमिश्नर करवाया है, थैंक्स टू माय चेयरमैन, थैंक्स टू माय सीनियर मैनेजमेंट कि दे ट्रस्टेड माय जजमेंट, कि मुझे एक ऐसा एसएसटीओ मिल गया जिसके अंदर एबिलिटी थी, कोई और अवेलेबिलिटी नहीं थी, मैंने रिकमेंड किया, बन गए वो एसी, दे आर वर्किंग एज एसी। मुझे एक बात बताएं, जो बच्चों भी आपको बोले एसएसटीओ का कैरियर के बारे में डाउट क्रिएट करे, मेरी तरफ से बोलना, सर तारिक तो नहीं कह रहे, तेरी शक्ल पे लानत, उस्ताद वाली शक्ल पे, वैसे नहीं, मैं उस्ताद हूँ ना, तो उस्ताद लानते देता है, उसी से इंसान तरक्की करे, तारिक तो लानत तेरी शक्ल पे। क्यों? इट्स अ वंडरफुल कैरियर। कैसे बनेगा ना यार, कुछ हैं कुछ आएंगी। मैं जब एसआरबी में गया था तो मेरी सैलरी पहली दफ़ा जब डेप्यूटेशन पे गया था एफडीआर से भी कम हो गई थी, तो मैं चेयरमैन को शिकवा कर रहा था कि सर अब तो मेरी नई नई शादी हुई है, मैं सैलरी स्लिप डीवी को नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसको मैंने पहले सैलरी ज़्यादा बताई थी। वो कहेगी तूने झूठ बोला। कहते सब्र तो कर तारिक, सब्र कर, देखना तेरी सैलरी क्या होती है, अप्रूवल होने दे गवर्नमेंट से। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उससे 3 गुना बढ़ी मेरी। फिर मैं प्राउडली सैलरी स्लिप डीवी को दिखाई, ये देखें, ये है मेरी सैलरी, अभी कम है। ये तो हकीकत है। तो कैरियर वाइज आपको एक चीज़ और बताऊं, एसआरबी स्टार्ट हुआ था सिर्फ एक टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और वो कौन सा टैक्स था? सेल्स टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स नहीं है एसआरबी के पास, फेडरेशन के पास है। ये कलेक्ट होने के लिए आया था उस वक्त एसआरबी का, क्योंकि मैं इनिशियल डे से एसआरबी का हिस्सा रहा हूँ। एसआरबी का टारगेट होता था कितना? 25 बिलियन। फर्स्ट टारगेट 25 बिलियन था। अगर मैं आपको आज बताऊं कि एसआरबी अब हर महीने 25 बिलियन कलेक्ट करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। और ये वो पैसे भी नहीं हैं जो फेडरेशन से रो के मिलते हों, 3-3 महीने बाद मिलते हों। ये वो पैसा है जो इधर से जमा हुआ उधर से गवर्नमेंट के यूज़ के लिए आ सकता है, डायरेक्ट पैसे हैं गवर्नमेंट के। बोलो, इस डिपार्टमेंट की, इस इदारे की वैल्यू देखें कि वर्कर वेलफेयर फंड जब और प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, जब वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये फंड से लेबर डिपार्टमेंट के, ये लेवीज़ हैं, लेबर डिपार्टमेंट के लिए कलेक्ट होती हैं। ये किन से कलेक्ट होती हैं भाई? मुख्तलिफ लोगों से होती हैं जिनके पास वर्कर्स होंगे, मैन्युफैक्चरर्स से, इस्टेब्लिश के टेक्निकल चीज़ें नहीं डिस्कस करना चाहता, इस्टेब्लिशमेंट से, ये तो जो फैक्ट्रियों से ये लेवी कलेक्ट होती है, यानी ये भी एक किस्म का टैक्स है जो उनसे कलेक्ट होता है। तो जब ये फेडरेशन में हुआ करता था, ये जब 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशलाइज हुआ, तो आपको पता है ये कलेक्ट करने की पावर किसको दी गई? एसआरबी। और एसआरबी ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कलेक्ट किया है। और अब रिसेंटली फर्स्ट ईयर है, एसआरबी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स भी कलेक्ट कर रहा है। एआईटी भी किसको मिल चुका है? एसआरबी को। आपको पता है कि जब वर्ल्ड बैंक चाह रहा था कि इस टैक्स को आप बाकी फेडरेशन के टैक्स के बराबर करें, तो सिंध में ये डिसाइड करना कोई बड़ी बात नहीं थी कि कौन सा डिपार्टमेंट इसको कलेक्ट करेगा। एसआरबी करेगा, एसआरबी की इज्जत है, ठीक है। रही बात इस चीज़ की कि कैरियर, तो मुझे एक बात बताएं कि आज अभी ही तो ये किए थे इन्होंने 40 से एसएसटीओ सिलेक्ट, तो आपको अब क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ? कुछ तो ज़रूरत है ना। तो अगर नीचे इंडक्शन की ज़रूरत है तो ऊपर नहीं होगी क्या? आपको क्या पता कि हर डिस्ट्रिक्ट में कल अगर एसआरबी की, अभी भी आपका हैदराबाद, सखर, लाड़काना, बेनज़ीराबाद, इधर ऑफिस हैं एसआरबी के, वहाँ 2-2, 3-3 लोग काम करते हैं, ज़्यादा नहीं, 3-4 लोग, 5 लोग काम करते होंगे सिवाय हैदराबाद, सखर के। तो आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के लिए ऑफिस कहाँ कहाँ खोलने पड़ेंगे?
तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए ग्रेड 17, 18, 19 के लोग कितने चाहिए होंगे? तो आपको मैंने कैरियर वाइज बता दिया कि अगर कोई इसको हल्का ले रहा है ना, हल्का, तो यू विल रिग्रेट इट। अच्छा चांस है, गिव योर बेस्ट, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। आपके हाथ में है मेहनत करना, एक लेवल तक मेहनत करें, उसमें कमी नहीं छोड़ो। आप कभी खुदा न खास्ता नहीं हुए ना, तो ये यू लुक बैक और क्या कहो, आई डिड माई बेस्ट, अल्लाह को कोई और मंजूर था, इतने लेवल पे ले आना। ये ना हो कि यार मैं शायद ये करता या थोड़ा ये छोड़ देता, ऐसा ना हो, रिग्रेट ना हो। SRB में SSTO की जॉब को अगर मैं FBR के इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू से कंपेयर करूं तो देखिए दोनों में ना अलग अलग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, दोनों का अलग अलग फ़ायदे हैं, अलग अलग नुकसान हैं, दोनों इक्वल ग्रेड के हैं। कैरियर वाइज FBR में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये चूँकि वो पूछ रहा है बंदा जो ऑलरेडी वर्किंग एज इंस्पेक्टर, ही इज़ ऑलरेडी, मेरे पिछले बैच से उसने जो नाम बताया था ना वही है। FBR में सिर्फ एक एडवांटेज है बस, और SRB में वो डिसएडवांटेज है। वो इसलिए डिसएडवांटेज है कि आजकल जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो सारी उसी तरफ जा रही है, तो वो हमारी मजबूरी है। हमारी का मतलब है कि जो SRB में सीनियर लेवल पे काम करते हैं उनकी मजबूरी है कि वो उस पर कुछ अभी कर नहीं पा रहे और शायद कर भी ना पाए। वो ये है कि SRB में पेंशन नहीं है। तो आप में से जो समझते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब पे पेंशन है, तो वो तो पेंशन वैसे भी सबका ख़त्म करने के चक्करों में, आज तो हड़तालें कर ली उस्तादों ने, कर ली ना, तो पेंशन बच गया, और कल जब हड़तालें नहीं कर पाएंगे तो फिर पेंशन चला जाएगा। पेंशन गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू में पेंशन है, SRB में पेंशन नहीं है, ये उसका एडवांटेज है। मगर बाकी चीज़ों में SRB बेहतर है। क्यों बेहतर है भाई? यहाँ के छोटा डिपार्टमेंट है ना, ये ग्रो करेगा, वो ऑलरेडी बड़ा डिपार्टमेंट है, वो ऑलरेडी बड़ा है। हाँ, कुछ एडवांटेजेस वर्क से रिलेटेड हैं, वहाँ ज़्यादा टैक्सेस हैं। अगर आप इनकम टैक्स में भी काम कर रहे हो, सेल्स टैक्स में भी काम कर रहे हो, FD में भी काम कर रहे हो, बेनामी में भी काम कर रहे हो, INI में भी काम कर, वो बड़ा डिपार्टमेंट है, तो वो उसका एडवांटेज है, ज़्यादा काम, ज़्यादा में भी पावर। ये छोटा डिपार्टमेंट है मगर बड़ा होता जा रहा है। कैसे AIT भी आ गई, क्या पता कल के एक्साइज एंड टैक्सेशन की कुछ और चीज़ें आ जाएँ, हु नोस। गवर्नमेंट तो देना चाहती है, SRB नहीं ले रहा। SRB कहता है स्लो, हम सही से तो चलाएं। आपको पता है कि जो सिस्टम SRB बना रहा है इस वक्त, वो पूरा नया सिस्टम है। क्या पता कि कल आप में से कोई SRB में, आप में से ही आएंगे इंशाल्लाह, जब आएंगे और देखें कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि AI कैसे यूज़ किया जाए SRB के वर्क में, ऐसा ही हो रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि बेनिफिट्स का कंपैरिजन मैं अभी इसलिए नहीं करूँगा, आपसे अलग बात करूँगा जानी, क्योंकि वो एक बंदा है जिसके ख़ास सवाल आते हैं, सबके नहीं है, सब इंटरेस्टेड नहीं है उन सवालों में। तो अगर मैं आपको मशवरा अलग से अलग कॉल पे ले लूँगा, आपको कॉल पे आपको मशवरा दे दूँगा कि किस तरीके से आप अगर ऑलरेडी काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या एडवांटेज हो सकता है, मैं आपको खुल के बताऊँगा। सही है, तो इट्स अ वेरी गुड कैरियर। प्रॉब्लम हर जगह पे होती है, क्या मैंने CSS कर लिया तो मेरे प्रॉब्लम ख़त्म हो गए, या चलो छोड़ो, मुझे छोड़ो। मेरे जो दोस्त इस वक्त DIG हैं, आता हूँ तो रास्ते में वो नज़र आते हैं मुझे, ठीक है, तो क्या उसकी प्रॉब्लम नहीं है? क्या प्रॉब्लम होंगे, मगर अच्छी लाइफ मिलेगी। अच्छी लाइफ क्यों मिलेगी? हलाल के अच्छे पैसे। इसमें अभी मैंने बोनस शामिल नहीं किया, SRB में अच्छे बोनसेस मिलते हैं। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रेड 16 की वहाँ जॉब कर रहे हैं, और मैं जाके उनकी शक्लों पे लानत दे रहा हूँ। तो मैं तो उस्ताद हूँ ना उनका, लानत तेरी शक्ल पे, लानत। सर नहीं सर, फ़ायदा है इधर। मैं कहता तू क्वालिफाई करके यहाँ बैठा है। नहीं सर यहाँ फ़ायदा है। अरे क्या फ़ायदा है तेरा? सर देखें वहाँ पे भी मुझे फर्म इतना दे रही थी जितना यहाँ सैलरी है, सर यहाँ जो बोनस मिलता है मेरी सेविंग हो जाती है। अच्छा चलो सही है। और नेचर ऑफ वर्क क्या है? 5 बजे जब हम निकलते हैं ना, 5 बजे अगर कोई ज़्यादा बैठे ना तो हमें शक पड़ता है सीनियर्स को कि बैठा हुआ क्यों है 5 बजे। नो लेट्स इट, 5 बजे SRB खाली होना शुरू होता है, 5:15 पे खाली हो जाता है। कोई सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से, ख़ास तौर पे लड़कियों को तो रुकने ही नहीं दिया जाता कि भाई तुम घर जाओ, भाई बच्चे तुम्हारे जाओ। तो यहाँ पे लेट सेटिंग भी नहीं है। वंडरफुल टीम, वंडरफुल पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं। और सिंध गवर्नमेंट का ना ये आंखों का तारा है SRB जो बोलता है वो गवर्नमेंट करती है, मानती है, बेनिफिट्स में भी। अगले चैलेंजेस क्या होंगे डिपार्टमेंट के लिए? अपनी बिल्डिंग बनाना,
वो भी होगी। अभी हम शाइन कॉम्प्लेक्स में हैं कराची में और रेंटेड प्रेमिसेस पे हैं। बट एनीवे आई एम श्योर कि इन चीज़ों के अलावा आपके जहन में और भी सवाल होंगे, पूछ लीजिएगा। अब हम जो टेस्ट प्रिपरेशन है उस पर वापस आते हैं। टेस्ट प्रिपरेशन में हमारे लिए चैलेंज सबसे बड़ा टाइम, सबसे बड़ा चैलेंज टाइम है। हम हमेशा जब अनाउंस होता है ना तो चाहते हैं कि इस टेस्ट प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कराएं, मगर वो इतना सिलेबस ज़्यादा देखें और कम टाइम देते हैं। अब अगर हमें ही चैलेंज दिख रहा है, एक एक्सपर्ट को चैलेंज दिख रहा है, तो सेल्फ स्टडी वाला तो कहीं का नहीं है बेचारा। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, टाइम नहीं लगाइएगा, और जो मेथड पिक करना है ना पढ़ने का उसी को पिक करें। मेक श्योर कि फ़िज़िकल क्लास में आना है तो फिज़िकल क्लास में नहीं आ सकते, डिस्टेंसेस की वजह से, कराची की डिस्टेंस है और रीज़न है, लाइव बैठे, मगर एक मेथड पिक कर लें। और अगर रिकॉर्डेड है कोई हर्ज नहीं है रिकॉर्डेड में। हमारा सीए का बच्चा हम 800 900 बच्चे पढ़ा रहे होते हैं पूरे मुल्क के, यकीन कर लो उसका 80 to 90% बच्चा हमारा रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। और इस मसले को हल करने के लिए कि उसके सवाल कैसे, हमने न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है। न्यू टेक्नोलॉजी क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने एक सिस्टम खुद डिज़ाइन किया हुआ है कि व्हाट्सएप पे वो मेरे सिस्टम पे आएगा और एक सवाल कोड के ज़रिए पूछेगा और वो फौरी से मेरा वॉइस नोट आ जाएगा उसको। हम इस लेवल पे काम कर चुके हैं टेक्नोलॉजी के, क्योंकि आपके कोर्स में टाइम नहीं मिल पा रहा, इतना कम टाइम मिलता है कि हम ये आपके लिए कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आई डाउट इट। कि अगर आई विश कि मैं कर सकता आपके लिए भी इसको, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। बट एनीवे फ्यूचर में बाकियों के लिए शायद हम करेंगे। तो ये हमारा कंटिन्यूइंग। अब मैं चाहता हूँ क्विकली कुछ सवाल पूछ लें ताकि मैं आगे जाऊँ और फिर एंड करूँ उसको ओरिएंटेशन के हवाले से। पहले आपके सवाल फिर ऑनलाइन वालों की। जी देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले आईबीए कराची, ये बात चल रही है एसएसटीओ के टेस्ट की, वो आपसे लेगा एक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद वो लेगा आपका ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। मैं बताता हूँ, ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका होता है इंटरव्यू। एक इसमें भी एक पार्ट होता है इंटरव्यू का हल्का सा, मगर ये एसआरबी इंटरव्यू है, ठीक है। आप 80% मार्क्स यहाँ से और एसआरबी के बाद सिर्फ 20% मार्क्स। आप अंदाज़ा लगाएं कितना अच्छा चांस है आपका। सर ये मार्क्स में देते हैं हाईएस्ट, अगर आप हाईएस्ट मार्क्स पे आएंगे तो ये हाईएस्ट मार्क्स है 60 20 20, ये होता है उसका ब्रेकअप एसएसटीओ का, ठीक है। अच्छा पहले वो क्या करेंगे, टेस्ट में जो हाईएस्ट नंबर होंगे, हाईएस्ट नंबर, तो एक सीट पे कितने को बुलाएंगे, 4, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये उनकी मर्ज़ी होती है, ये हम डिसाइड नहीं करते, हम कर भी नहीं सकते, ये इंडिपेंडेंट है। आईबीए नहीं सुनता किसी की, आईबीए कराची है भाई, वो एक सीट पे 5 बुला ले 100 बुला ले, उसकी मर्ज़ी है। मैं पिछले ट्रेंड को आगे रख के बताता हूँ, पर सीट पे 4 बुलाए 5 बुलाए 8 बुलाए, उसकी मर्ज़ी है। तो बेस्ट चांस आपको कब मिलेगा, जब आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे। नहीं, 60 मार्क्स हैं, इस 60 में से पासिंग मार्क्स, अगर लेट सपोज के 8000 एप्लीकेशन है और 8000 में से 4050 से ऊपर है, सबको बुलाएंगे। देखें मेरिट पे पास होना अलग बात है, अगली स्टेज पे जाना अलग बात है। अब पास भी हो गए हो, 16 है, वो नंबर पे डिपेंड करेगा ना। देखिए लास्ट टाइम था 40 सीट्स, इस दफ़ा कितनी है, तो सेम रूल 10 15 है, 15 14। तो आपको क्या पता, इस दफ़ा तो अगेन दूसरा फैसला करेंगे ना। अच्छा सबको बुलाए, मैं तो चाहता हूँ सबको बुलाए भाई, 6 सब माशाल्लाह अच्छी बात है। तो गिव योर बेस्ट, कहने का मकसद क्या है, इससे आप ये ना कहो कि कम है। आपको पता है जब सीएसएस के पेपर देने के लिए मैं खड़ा था एक कॉलेज में, मुझे वो आज भी लम्हा याद है, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, इधर कराची के ये कॉलेज में मैं खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ सब अंग्रेज़ के बच्चे हैं, मैं ही गरीब का बच्चा हूँ।
ऐसी अंग्रेज़ी बोलना है, ऐसी चीज़ें। मैंने कहा इनमें मैं कैसे पास होऊंगा यार, ये यकीन कर लो मुझे दिखता था यार इतने लोग सिर्फ एक सेंटर पे और पूरे मुल्क में, मैं कैसे आऊँगा। आ गया भाई, आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट। अब दूसरों को नहीं देखो, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन के बाद आगे की बात कर रहे हो। टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा आपको, आप फौरी से चंद महीनों में फारिग, ये इतना टाइम नहीं लेंगे। ट्रेनिंग भाई मैं ही करा रहा हूँ, अगर मैं SRB में रहा तो। SRB में कोई टेस्ट नहीं होता, किसने आपको कहा है। ट्रेनिंग के लिए मैं बताता हूँ, जब ट्रेनिंग का, चूँकि वो तो आगे की बात है, उसकी बात करनी नहीं चाहिए ट्रेनिंग पे, वो तो बात की बात है ना, मतलब जब हम पहुँचेंगे तो उस वक्त होगा। बट मैं आपको पिछली की बात बताऊँ तो SRB का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है खुद का। SRB का वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहलाता है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट, सिफिम कहलाता है। और करंटली हाँ उसी SRB के उसी सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे लोकेटेड है। तो लास्ट उसका डायरेक्टर मैं ही हूँ, आई एम लुकिंग आफ्टर सिफिम। तो पूरा कोर्स डिज़ाइन किया था मैंने, तो खुद कंडक्ट किया था, काफ़ी कोर्सेज मैंने खुद पढ़ाए थे ट्रेनिंग के। तो बहरहाल वो तो बात की बात है, ट्रेनिंग बाद में देखी जाएगी, ट्रेनिंग में कोई इशू नहीं है। सही, हाँ यकीनन बात है ना, मतलब क्वालिफाई करेंगे तो आगे जाएंगे। किसके ट्रेनिंग, देखिए ट्रेनिंग के सेशंस को पास करना, ट्रेनिंग के सेशंस को पास करना, अगर आप ऑलरेडी जो प्रोसेस गुजार के आए हो तो वो इजीली पास हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ट्रेनिंग को ऐसे ना समझेंगे ये एक इम्तिहान है। ट्रेनिंग बेसिकली एज अ ट्रेनर, वहाँ पे जब मैं खड़ा होता हूँ ना, तो एज अ ट्रेनर मेरा मकसद क्या है, इसको स्किल सेट और नॉलेज दे दूँ, स्किल सेट और। और मुझे जब आप वहाँ पढ़ाते हुए देखेंगे ना, कभी भी सिफिम में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो वो मैं अलग तारीख नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। क्लासेस की जहाँ तक बात है तो हमारा क्लासेस मंडे टू फ्राइडे नहीं, सैटरडे है। और प्लस 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 बता रहा हूँ, ज़रूरत पड़ी संडे भी लगा लेंगे भाई, नहीं आ सकोगे घर पे बैठ जाना, मगर क्यों, टाइम कम है यार। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे कहूँ अकाउंटिंग, आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट था? नहीं था। आपका था? ओके, अब बताएं दोनों बराबर हैं? नहीं। तो अकाउंटिंग आपको टफ लगेगा, उनको इजी लगेगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, हम किसी न किसी वे में इको को पढ़ रहे होते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि इको आपको याद भी हो या उस तरीके का भी हो। तो इसीलिए टाइम हमारे पास है हार्डली अ मंथ, हम मंथ रख के ही तैयारी करेंगे लास्ट टाइम की तरह। वो IBA अगर हमें ज़्यादा टाइम दे देगा तो उसकी मेहरबानी होगी, हम और बढ़ाएंगे आपको, देता नहीं है। टाइमिंग जो होगी, माइक अलाउ कर दें बेटा, कॉल पे आ जाना आप मेरे साथ, जैसे मैं एंड करूँ ना। तो जहाँ तक बात है टाइमिंग की, क्लासेस की टाइमिंग की, तो इसमें हमारे जो टीचर हैं, इसमें चूँकि 4 टीचर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। 4 टीचर में से मैं सबसे छोटा टीचर हूँगा क्योंकि मेरे पास है IT, ठीक है। मगर वो टीचर जो हैं जो आपको पढ़ा रहे होंगे, ये देखें, अगर अरसलान को पढ़ाने कितने मार्क्स, 45, और अरसलान साथ में CA पढ़ा रहा है, एक कॉलेज में पढ़ा रहा है, AO लेवल पढ़ा रहा होता है। तो अरसलान की अवेलेबिलिटी देखेंगे और फिर ज़ैनब की अवेलेबिलिटी देखेंगे, तो हमें कुछ दिनों में क्लास सुबह को रखनी पड़ेगी, कुछ में इवनिंग रखनी पड़ेगी, फिर आप एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, जॉब वाले के लिए लाइव ले लें। अगर आप कहेंगे कि सारी क्लासेस इवनिंग को हैं तो सारी इवनिंग को नहीं रखेंगे, फिर कोर्स ही नहीं कवर कर सकेंगे। आप अपनी तरफ से जो मजबूरी है वो मैसेज करो, बताओ, ताकि हम देखें ना, हम चाहते हैं फैसिलिटेट करें, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक वक्त में 2 जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसने रोका है? क्या मना है क्या? दोनों में फॉर्म जमा हुए हैं आपके, तो कर लो ना, किसने मना किया आपको? ये अच्छा पॉइंट है, ये मैं उनको बोलूँगा ना रखें, वरना वो एक बच्चे को डिसएडवांटेज हो जाएगा।
देखें लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं भाई, मैं तो लॉ ग्रेजुएट को कहूँगा लाजमन करें। क्यों? टैक्स इज लॉ, टैक्स इज लॉ, टैक्स है ही लॉ। टेंटेटिव टेस्ट बेटा मंथ का आप ध्यान में रखो मोइन, मंथ से आगे ना रखें। मोस्ट प्रोबेबली आज क्या है 17th, तो 15 to 17 के आसपास अगले महीने के समझो आपका टेस्ट हो रहा है। आई डोंट नो बट मंथ से आगे नहीं जाएगा, मुश्किल है कि वो आपको लंबा टाइम दें। वन ऑफ द कैंडिडेट गॉट द मार्क्स इन रिटन बट ही वॉज नॉट क्वालिफाइड GD इन फाइनल इंटरव्यू। माई क्वेश्चन इज़ वेरी कैन डिफेंड हिमसेल्फ। देखिए सारंग, एक बात बताऊँ आपको, मैं खुद SRB का हिस्सा हूँ बेटा, और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के बता रहा हूँ, मैं किसी से कोई पॉलिटिकली कनेक्टेड भी नहीं हूँ, ना कोई डर खौफ है। मैं हाजिर नाजिर कह के बताऊँ, एक बच्चा ऐसा नहीं था क्योंकि मैंने उनको ट्रेन किया है। उन सारे बच्चों को 40 बच्चों को आई वॉज द डायरेक्टर ट्रेनिंग, मैं खुद जाके पढ़ाता था। मुझे एक बच्चे पे शक नहीं है कि ये सिफारिशी है, क्योंकि मुझे शक होता है ना तो उसकी मुझे समझ आ जाती है, इसको कुछ नहीं आ रहा, ये कैसे आया इधर। ऑल ऑफ देम आर कॉम्पिटेंट, ये मेरिट पे आए हुए बच्चे थे। हाँ, अब जिसके 80, मुझे नहीं पता कोई ऐसा बच्चा हो जिसने 80% मार्क्स नहीं हो, फेल हुआ। देखिए एक बात समझें, इंटरव्यू के अंदर बच्चे क्या क्या भंड मारते हैं आपको पता नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने जब एज AC इंडक्शन करते थे तो उसके इंटरव्यू टीम में मैं भी था, आज से कोई पता नहीं 8 साल पहले। और एक बच्चा आया, कमाल की ड्रेसिंग की हुई थी यार, उसने कमाल का, क्या कहते हैं वो, खूबरू नौजवान। एंटर हुआ, मैंने कहा यार ये ऐसी स्टफ है, ये लड़का चाहिए। इंसान का बनता है ना एज इंटरव्यू ने सोचने, ये तो हुआ। अब मैं अकेला नहीं था भाई, चुनी हुई टीम थी, चेयरमैन बैठे हैं, FPSC मेंबर बैठा है, लॉ से एडिशनल सेक्रेटरी, SNGAD से सारी टीम है। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सिलेक्ट होता, मेरे दिल ने कहा ये हो जाएगा, क्योंकि कमाल का द वे गेटअप। बैठा, अगले 2 जुमलों में पानी फेर दिया खुद पे, क्योंकि उसको बोलना ही नहीं आ रहा, वो बोल ही नहीं पा रहा, 2 लफ्ज़ नहीं निकल रहे उससे। अब मुझे पता है ड्रेसिंग देखें, चलना से देखें, उसका बोलना देखें। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इंटरव्यू हम कराते हैं ना, लास्ट टाइम भी कराया था ना, वो ग्रुप डिस्कशन भी कराते हैं। ये सारा प्रोसेस इसका हिस्सा है, आपको आगे जो होगा ना इसका हिस्सा करके हम ले जाएंगे। इंटरव्यू की तैयारी, यस, इंटरव्यू की तैयारी हमने लास्ट टाइम भी कराई थी। 14 में प्रमोट होकर 16 में आ सकते हैं। देखिए जो, हाँ ये थोड़ी सी बात करता हूँ 14 के लिए। देखिए 14 वाली जो जॉब है SRB के अंदर इस वक्त, चूँकि न्यू डिपार्टमेंट है, रिलेटिवली न्यू और ग्रोइंग, तो मेरे पास अब इसमें ना जो 14 में हैं, कब 16 में आएंगे, कब आगे बढ़ेंगे, मुझे नहीं पता। इसका मुझे नहीं पता कि कल आके आए, मुझे ही आप पकड़ लें, मैं बैठा हूँ SRB में, सर देखें आपने बोला था, देखें मैं अभी 14 में हूँ, मुझे नहीं पता। मगर मैं इतना बता दूँ कि जो टॉप होता है ना, यूँ इंडक्शन नीचे से शुरू होती है, नेरो होता जाता है, नेरो होता जाता है, नेरो होगा ना, नेरो होगा। मगर अगर SRB इस वक्त इतना पिरामिड, छोटा पिरामिड है, तो इसमें सपोज कर लें कि इस लेवल की सपोज करते हैं इस लेवल के 100 लोगों की ज़रूरत है, इस लेवल के 70 की ज़रूरत है और इस लेवल के 50 की ज़रूरत है, ऐसा है ना, ऐसा आएगा। मगर आपको पता है जितना टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, अगर SRB इतना बड़ा पिरामिड बन गया, फिर क्या चाहिए होगा, हर ग्रेड बढ़ेगा, हर ग्रेड बढ़ेगा। और आपको पता है SRB एक बहुत मैच्योर डिपार्टमेंट होता जा रहा है कि कितने परसेंट, अभी जो रेगुलेशंस बनाई गई हैं, कितने परसेंट प्रमोट होके आएंगे नीचे से, कितने परसेंट बाहर से डायरेक्ट सिलेक्ट होंगे, वो भी फिक्स हो चुका है। तो ग्रेड 14 वाले को भी आगे बढ़ने के पूरे चांस मिले हैं। कैरियर ग्रोथ, अब वो कैरियर ग्रोथ इस तरह नहीं है जैसे 16 वाले की है। ऑब्वियसली 16 वाला तो बहुत कमाल है, बहुत अच्छा है, बट ये भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। कैसे, किसी और डिपार्टमेंट में 14 ग्रेड और इधर के 14 ग्रेड की सैलरी ये 3 गुना बेहतर होगी। ऑटोनोमस बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। देखें अगर सैलरी बेहतर है, इससे बेहतर है और वहाँ पे वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है,
कैरियर प्रॉस्पेक्ट मुनासिब है फिर ना करें। 14 की जॉब में एक चीज़ बता दूं आपको, क्योंकि क्या है, नाम क्या है इसका, पब्लिक लिएज़ॉन। एक SRB के बारे में बात ज़रूर बताऊं, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टिपिकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। इट्स नॉट लाइक के मैं जाऊं और मैं कहूं जी बस गवर्नमेंट का जी कमिश्नर साहब आ गए हैं, डायरेक्टर साहब आ गए, नहीं ऐसे नहीं है। प्रोफेशनली हम बिहेव करते हैं। मसलन मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, मेरे पास टेलीफोन लगे होते हैं, तो एक टेलीफोन डायरेक्ट होगा, मुख्तलिफ टेलीफोन, ऑफिसर 3 टेलीफोन लगा दे, पता नहीं क्यों, आजकल तो एक ही यूज़ हो रहा होता है अपना फ़ोन। तो एक टेलीफोन मेरे पास लगा हुआ है ऑफिस में जो इंटरकॉम है, उस पर कभी कभी कॉल आती है और लोग जो है ना मुझे डांटना शुरू कर देते हैं। पहले तो मुझे अजीब लगता था, ये कौन सा बंदा है यार कमिश्नर से बात करता है, तो मैं उसको रोक के मैं कहता कहाँ से बात किए, कौन हो, फिर समझ जाते हैं गलत नंबर है। अरे सर आप जब बताते तारीफ तो नहीं कमिश्नर, अरे सर माफ़ कीजिएगा सर गलती हो गई, और नहीं नहीं भाई तू बता दो सही, इतना गुस्सा किस पे था, सर आपके कॉल सेंटर वाले मेरा काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा चल बता तो सही क्या है काम तुम्हारा, तो फिर मैं पेपर लेके ना उसका काम लिखना शुरू करता हूँ, फिर वो करा देता हूँ। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता से अंदाज़ा हुआ कि यार लोगों के छोटे छोटे मसले होते हैं, और वहाँ बैठा हुआ है एक बंदा है जो कि एक काम करके करके थक गया, जो भी आ उसको अटेंड नहीं कर पा रहा, तो मैं ग्रेड 20 में हूँ, कमिश्नर हूँ, बैठा हुआ हूँ, तो मुझे यकीन करें अब मज़ा आता है, दिल करता है ये कॉलें में सुनूँ ताकि लोगों के मसले हल करूँ। अब तो मेरा दिल करता है कि मैं कॉल सेंटर पे जाके ग्रेड 20 भूल जाऊँ, बिलीव मी मेरा सच्ची बता रहा हूँ, मैं दिल करता है ग्रेड भूलो, उतारो कोट वोट, जाओ साइड पे, और मैं किसी रिसेप्शनिस्ट पे कोने में बैठूँ जहाँ पे वो कौन बैठता है, कॉल सेंटर एजेंट, और वहाँ मैं कॉलेज सुनूँ, जी सर, हाँ सर, ओके सर। क्यों, इसकी वजह बताता हूँ। जब लोगों के आप छोटे छोटे मसले हल करते हो ना, छोटे छोटे मसले होते हैं लोगों के, छोटे छोटे, किसी का कोई रिटर्न का इशू है, किसी का कुछ है, और जो फिर आपको अल्लाह की तरफ से मिलता है ना, वो फिर एक अलग ही दुनिया है। एनीवे, करंटली सर्विंग सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट 14, शुड आई अप्लाई फॉर लिएजन ऑफिसर। देखिए सैलरी बेहतर है SRB की। सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज आप जूनियर JEST काम कर रहे हैं, मीन्स टीचर, ऐसे ना। देखिए फाइनेंशियली मैं समझता हूँ कि कोई एज ए टीचर अगर काम कर रहा है एज ए जूनियर, 14 स्केल है बट नहीं है, सैलरी भी अच्छी नहीं है, ज़रूर जाना चाहिए। 14 ग्रेड SRB का बेहतर है, बेहतर है, आपको चाहिए जाना। इंस्पेक्टर का मैं आपको कुछ बता चुका हूँ, FBR इंस्पेक्टर का आपसे फर्दर कॉल पे बात करूँगा, ठीक है, सही है भाई। चलें अब व्हाट वी डू, थोड़ा सा आप एंड करते हैं सेशन को, ताकि आगे का आपकी जो क्लासेस होंगी ना, इसके लिए एक बस थोड़ा नोट कर लें आप लोग। आप सिर्फ ये चीज़ नोट कर लें कि नंबर 1 आपके पास एक मैं कुछ नंबर दे देता हूँ, ये कुछ नंबर्स लिख लें ताकि आप एक ग्रुप में आ सकें, अगर नहीं है तो, ताकि आपसे बात कर सकें। आप मैं बताता हूँ हम क्या करेंगे। आपको और टीचर को फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरी तरफ से जो एडमिन है ना, एडमिन को मैं साइड पे कर दूंगा, एडमिन को मैं बोलूँगा आप साइड पे हो जाओ, आपका काम नहीं है, टीचर जाने बच्चे जाने। टीचर अगर समझता है आप उससे बात कर लें, ठीक है, एडमिन मैनेज करती है ना, आपको बेस्ट सर्विस कैसे दी जा सकती है आप डिसाइड करें, टीचर डिसाइड करें, टीचर की अवेलेबिलिटी होगी ना, हम इसी तरह करेंगे, ठीक है। और अब ये है कि जो फर्स्ट क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा, कोशिश करके लाइव, ताकि टीचर से इंटरेक्ट करें, ठीक है। मैं कोशिश यही करूँगा कि कल का मुझे नहीं पता कि कल क्लास रखें या ना रखें, संडे है, मैं तो एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहता, बिलीव मी। अच्छा कल सैटरडे, मगर वो संडे वाली क्लास भी मैं रखना चाह रहा था, तो कल का मैं अभी एडमिन से बैठूंगा और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि इनसे क्या कहा जाए। अच्छा अब इसमें बहुत सारे नंबर हैं एडमिन के, मगर मैं आपको ऐसा नंबर दे रहा हूँ जिसको मैं खुद ड्यूटी लगाऊंगा कि आपको फैसिलिटेट करेगा। पता नहीं लाइव है, अच्छा सितारा भाई सुन रही हो मुझे, सितारा आर यू अवेलेबल?
अवेश अवेलेबल है? सितारा आप अवेलेबल हो? अच्छा सितारा मुझे नंबर लिखो तुम वहाँ पे अपना, जो नंबर इस वक्त एक्टिव है तुम्हारा। ये मिस सितारा है जो आपको फैसिलिटेट करेगी एक्सक्लूसिवली, यानी कोई भी छोटे से बड़ा इशू होगा ना आप इसे बात करेंगे। सितारा ठीक है भाई, ये तुम्हारी अब ड्यूटी है कि आपके कोई पोर्टल के इशू हो, टाइम टेबल कुछ भी हो, एनीथिंग, शी विल बी अवेलेबल। और आपका इसका नंबर आप नोट कर लीजिएगा, ये है 0312337036। सही लिखा है मैंने सितारा? ये आपको टोटल फैसिलिटेट करेगी। पिछले लेक्चर सितारा अपलोड करा दें, मैंने गौर को कहा था कि उसको रेडी कर लें, क्योंकि टाइम इतना कम होता है ना कि पिछले वाले लेक्चर्स भी इनको दे दें, जिनको देखने होंगे वो उससे फ़ायदा लेंगे न्यू लेक्चर्स के लिए। अच्छा इसमें जो कोऑर्डिनेशन का काम होगा टीचर का सितारा वो कर लेंगे हमारे यहाँ के एडमिन। आप सितारा वर्क फ्रॉम होम करती हैं, मिस सितारा ना वर्क फ्रॉम होम करती हैं, तो इसलिए हर वक्त अवेलेबल है वो 24/7, ऐसा है? ठीक है, मिस सितारा जो है ना वर्क फ्रॉम होम करेंगी। सितारा ठीक है भाई। अच्छा दूसरा इसके अलावा ये है कि क्लासेस का शेड्यूल आज आपको बता दिया जाएगा। ग्रुप जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप हमारा एक बना हुआ है इसी पर्पज़ के लिए, अगर आप उसमें हैं तो गुड, नहीं है तो फिर उसमें सितारा से कह के आ जाएं उस ग्रुप के अंदर, ताकि आपको उसके बारे में बताया जा सके। सेट है? तो अब होपफुली हमारी क्लास कल से शुरू हो जाएगी। कल आपकी पहली क्लास होगी। किस सब्जेक्ट की होगी? लेट मी टॉक टू एडमिन फर्स्ट के टीचर की अवेलेबिलिटी पहले देख लें, क्योंकि मैंने कहा था आज मैं आपसे ज़रा खुद इंटरेक्ट कर लूँ फिर टीचर इंटरेक्ट करें, क्योंकि मैं आपको ओवरऑल बात बताई। क्योंकि देखिए अगर टीचर बैठे होते ना तो मैं लंबा नहीं बोल सकता था, तो मैंने कहा यार टीचर को बोलो भाई आप क्लास ले लीजिएगा, मैं आज बात करना चाहता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें भी बता सकूँ जो कि कोई नहीं बता सकेगा। मतलब ये ट्रेनिंग वेनिंग की बातें, ये जो मैं आपको बता पाया, कैरियर के हवाले से बता पाया, ये इसीलिए कि मेरे पास ऑल द टाइम था। आई एम द ओनली वन जो ओरिएंटेशन दे रहा था। टीचर बैठा होता तो उस बेचारे को या उसको ऑब्वियसली मैं कहता आप आ जाएँ आगे, तो मैं बातें नहीं कर सकता। कोई अगर रह गया है तो आप पूछ लो बेटा। यार इंस्पेक्टर के कंपैरिजन में जो मैं तुम्हें बातें बताना चाहता हूँ ना SSTO की, वो इनफॉर्मल है, वो ग्रुप में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अभी अपना नाम भेजो, मैं भी क्लास सेंड करने लगा हूँ, आपको डायरेक्ट कॉल करूँगा, ठीक है? सही है भाई। अच्छा भी चलें, अब नेक्स्ट क्लास फॉर्मल क्लास होगी आपकी। एक्सपेक्ट कि आपकी कल क्लास होने जा रही है अकाउंटिंग, मैथ और इको, ठीक है? और उसमें थोड़ी सी ओरिएंटेशन भी होगी। फैसलिटी के नाम भेजो बेटा, तो उसमें आप एक्सपेक्ट कीजिएगा। और प्लीज़ पहले दिन से पेन और पेपर लाइए, नोटिंग करें, ये भी आपको मिल जाएगा। अब पोर्टल की अगर पोर्टल पे कोई इशू है तो सितारा पोर्टल पे गाइड करना भाई सबको। पोर्टल कैसे होगा वो, उसमें इश्यूज़ आते हैं स्टूडेंट्स को। कल एक बच्चा एक जो दूसरा मैं इंस्पेक्टर का कोर्स पढ़ा रहा हूँ डिपार्टमेंटल प्रमोशन का, तो रात को मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा एडमिन में और लोग भी हैं बहुत सारे, अगर मैं आपको बताऊं तो एडमिन में एक नंबर और दे देता हूं। अगर सितारा किसी भी वजह से, ऐसा होता नहीं है ना, वो ऑब्वियसली शी इज़ अ वंडरफुल लेडी और बहुत मेहनत करती हैं। आप एहतियातन ना एक नंबर और है, ये हमारे एडमिन को भी देखते हैं, ये मेरे भतीजे भी हैं, एडवोकेट अवेश, हाँ अवेश सुनिया, ये सुबह को वकालत करते हैं, ही इज़ एडवोकेट, बट वो ये काम भी करते हैं, यानी ये एडमिन को भी देख रहे होते हैं, ठीक है? तो मैनेजरियल पोजीशन पे, बट ही विल सर्व यू। तो मुझे खुशी पता है कल किस चीज़ की हुई कि ये खुद बैठा लगा हुआ है, एक बच्चे को गाइड कर रहे हैं और अच्छे तरीके से उससे बात की। वो ग्रुप में सडनली नज़र पड़ गई, तो ऐसे ओके यार, गुड यार, दिस इज़ माई ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग क्या है कि वी एग्जिस्ट टू सर्व। मैं उनको ये ट्रेन करता हूँ कि वी एग्जिस्ट टू सर्व स्टूडेंट्स, ठीक है? इसका नंबर भी अगर आप नोट कर लें, ग्रुप के अंदर ये भी एक्टिव होते हैं, 26555906, ये 55 है, ठीक हो गया? चलें, अब आपको जो है ना शेड्यूल इस ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा कल का।
कल तो आपकी क्लास हो रही है, परसों संडे है, परसों पे हम नॉट क्लियर, डाउट है कि कल परसों क्लास लगेगी कि नहीं। बाकी इंशाल्लाह आपसे क्लासेस में बात होती रहेगी। मैं भी अवेलेबल रहूँगा वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि मेरा सेगमेंट छोटा है आईटी का, तो मेरी क्लास डेली नहीं होगी, ठीक है। आईटी का कोर्स रिलेटिवली छोटा होता है, मगर फिर भी गाइडेंस पर्पज़ के लिए, बाकी चीज़ों के लिए मैं आता रहूँगा। बाकी ये टीचर्स अपना काम करेंगे, ओवरऑल मैं इनको पीछे बैठ के कोऑर्डिनेट कर रहा होता हूँ, और आपको भी जहाँ पे भी ज़रूरत होगी तो मैं अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह सी यू इन द क्लास। जल्दी हमारी कल क्लास स्टार्ट हो जाएगी और ग्रुप में आप फिर आ जाइएगा। सेट है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।